अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर खिताब किया, अपनी पॉलिसी सामने रखी, मुख्तलिफ शोबों के अंदर उनका विजन क्या है वो हमने सुना। लेकिन एक चीज़ के ऊपर उन्होंने भी उस चीज़ का जिक्र किया और हमारी नज़र से भी वो गुजरी कि वहाँ पर हमें अपोजिशन नज़र नहीं आई। अपोजिशन के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। जी, आपने सुना, मरियम बीबी को अफसोस हुआ कि वहां पे ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। और लोग भी हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जिन्होंने ऑपोजिशन करनी थी, जो ये कह रहे थे कि हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे, मरियम नवाज साहिबा खुद हैरानी का इजहार कर रही थी कि मेरी तकरीर के दौरान ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई शोर हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि माजी में तो हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उनके वजीर आजम आए थे, तो कैसे अपोजिशन ने एहतजाज किया था, किस किस्म के मनाजर थे वहां पे, वो भी हमारी नजरों के सामने से गुजरे। लेकिन आज मरियम बीबी को एक तरह से ओपन फील्ड दी गई। क्या ये एक अच्छी सियासी रवायत है कि तहरीक इंसाफ या फिर मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज नहीं किया, या फिर ये किसी डील का नतीजा है कि मरियम बीबी को ओपन दी गई फील्ड के आएँ, आप बोलें, बात करें, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करें। पर एनीवे, मरियम बीबी ने, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ की, कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ का जिक्र किया, मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू की, IT के शोबे के हवाले से भी उन्होंने कुछ फरमाया। ज़रा आप सुनिए। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज़ बने, उनके अंदर जो रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज है, जिनको टेक जायंट्स भी कहते हैं, वो सारी पाकिस्तान आए। मैं ये चाहती हूँ कि जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं, उनके अंदर फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर। जी, आपने सुना, मरियम बीबी चाहती हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक की कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, वो पाकिस्तान में आएँ, पंजाब में आए। उन्होंने फ्री वाईफाई का भी जिक्र किया, नौजवानों का भी जिक्र किया, IT के शोबे का भी जिक्र किया अपनी तकरीर के दौरान। लेकिन वो एक जिक्र करना भूल गई कि काफ़ी दिनों से मुल्क के अंदर ट्विटर ब्लॉक है, X ब्लॉक है, उसकी सर्विस में किसी किस्म की फ़नी ख़राबी है। ये फे नून छोटी ये वाली फ़नी है, FUNNY वाली फ़नी नहीं, ये वो वाली फ़नी ख़राबी है। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन मुल्क के अंदर X नहीं चल रहा, ट्विटर नहीं चल रहा। इस हवाले से मरियम बीबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि वो नौजवानों को फ्री वाईफाई देंगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में फ्री वाईफाई होगा, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी। वो कैसे आएंगी? वो पहले आपसे ये नहीं पूछेंगी कि भाई हमारी तो सर्विस ही आपके मुल्क में ब्लॉक है। तो इस चीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया। यकीनन आने वाले दिनों में जब वो अपनी पॉलिसी मज़ीद वाज़े करेंगी तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है, जो अब एक तरह से जा रही है, उसके पंजाब के अंदर तो आपने देखा कि उनका टेन्योर पूरा हो गया। वफाक में भी जल्द ही हुकूमत साजी हो जाएगी। लेकिन वफाक में जो वफाकी निगरान वज़ीर IT हैं, जिनको आप कह सकते हैं वज़ीर IT या IT से रिलेटेड जितने भी मामलात जो देखते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की, X के ऊपर ट्वीट की, अपने काम के हवाले से जिक्र किया, अपनी कारकर्दगी के हवाले से जिक्र किया, इस शोबे से अपनी एक तरह से उनसियत का जिक्र किया। लेकिन वो ये जिक्र करना भूल गए कि उनकी वॉच के अंदर पाकिस्तान के में कितनी दफ़ा इंटरनेट बंद हुआ, कितनी दफ़ा सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हुई, क्यों हुई, क्या वजह बनी, आज़ादी राय के ऊपर ये कदगन क्यों लगी। अब ये तो आने वाले दिनों में ही शायद हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए और पता चले कि क्या फ़नी ख़राबी थी जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। अब मरियम बीबी, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोग उनके ऊपर तनकीद करेंगे, वहाँ पे शोर करेंगे, वहाँ पे नारे लग रहे होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ से गायब हो गई। ना उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, ना बाद में आके कोई एहतजाज किया। इसकी क्या वजह है? क्या कोई डील हुई है या कोई और मामलात हैं? ये और दीगर मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़रताज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, पहली चीज़ तो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला आज मुंतखब हो गई हैं, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? अथर, मैं इसको बहुत अच्छा देखती इफ़ शी वुड हैव बीन इलेक्टेड।
अगर वो वोट के ज़रिए आई होती, ये आई होती या कोई और बीबी आई होती, अगर वो वाकई इलेक्टोरल कॉलेज से आई होती, अवाम की मर्ज़ी से, अवाम के वोट के, अवाम की पॉपुलैरिटी से और वोट की पर्ची के ज़रिए आई थी, तो मैं बड़ा खुश होती। बट अनफॉर्चुनेट पार्टीज़ के वो मेयर शराफत अली से भी हार गई थी, वो अपना इलेक्शन हार चुकी हैं, उनकी पार्टी भी हार चुकी हैं। और हाँ, ज़बरदस्ती अगर फॉर्म 47 के ज़रिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है तो ये बड़ी अजीब बात है। तो ज़बरदस्ती उनको बना दिया गया, और जो उनका मुखालिफ अपोनेंट जो कैंडिडेट थे, पहले मियाँ असलम इकबाल साहब और अब राना साहब, ये अजीब तमाशा है कि उनको पकड़ने के लिए दुनिया जहाँ की सारी फोर्स बुला दी, दुनिया जहाँ के सारे FIR हैं, और ख़ुद पिछले दरवाजे से दाखिल हो गई। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके बाद हारी हुई सीट पे बगैर वोट के, बगैर पॉपुलैरिटी के, ये तो आपके इल्जामात है ना, चीफ मिनिस्टर बनना, और उसके बाद ये कहना कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। आई डोंट नो कि ये लोग PMLN वाले ये वाला कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से। अच्छा, मसला ये कि मरियम बीबी ने भी कहा कि अफसोस का इजहार किया कि मैं चाहती थी कि अपोजिशन यहाँ पे हो, वो एहतजाज करते। तो मरियम ने तो पूरी अपनी पॉलिसी स्पीच की, वहाँ पे PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई एहतजाज नहीं किया, क्यों उनको खुला मैदान दिया है? ये भी तो लोग तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि पहले मियाँ असलम इकबाल को नहीं आने दिया, हमारे बहुत सारे और MPS को नहीं आने दिया, फिर राना साहब को जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको बाहर रोक लिया गया। जब वो सारे एहतजाजन कि आप हमारे MPS को नहीं आने दे रहे, जब वो एहतजाज के लिए गए तो वापस पे जो है इनके नए अनइलेक्टेड या ज़बरदस्ती के इलेक्टेड जो उनके स्पीकर साहब है, देखिए जब आप वंस यू सिट ऑन अ चेयर एज अ स्पीकर तो आप पार्लियामान के हो जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन आपकी नहीं होती है। जिस तरीके से उन्होंने फिर लॉबी का जाके उनके पीछे दरवाज़ा बंद करवा दिया ताकि कोई वहाँ पे आ नहीं सके। अगर आप चाहते हैं कि सुमन बुकमन हो जाए पूरा मुल्क, अगर आप चाहते हैं कि, और आपने वैसे भी उनके मैंडेट के ऊपर तो डाका ही मारा है ना, वोट तो आपको मिला नहीं है ना, वोट तो शेर के निशान को नहीं मिला, वोट तो जो उन्होंने कहा था कि शायद हम इलेक्शन के मिशन के जरिए 200 तरह के तीतर बटेर और चिमटा बैंगन इस तरह के जो निशानात PTI को दे देंगे तो शायद लोग जो है वो इमरान खान को ना दें वोट। वोट तो सारा इमरान खान को पड़ गया, वोट तो सारा उसके 200 उनको पड़ गया। तो उसके बाद जब आप पार्लियामान के अंदर आ गए, क्या ये मैं ये समझती थी पर्सनली, देखिए मैं खुद 2 टाइम इलेक्टेड हूँ और इसके लिए मैं डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ और इमरान खान का भी कि उनके नाम का सारा वोट मुझे पड़ा है, मेरा अपना ज़ाती एक वोट भी नहीं है। तो मैं समझती थी कि शायद जब आप पार्लियामान के अंदर जाएंगे तो ये जो लोगों को पर FIR करवाना, MNAs MPS के कैंडिडेट्स को गायब करवाना, कर्फ्यू लगाना, तो क्या ये अब दोबारा से हो गया है कि पंजाब के अंदर उसी तरह यरगमाल होगा, उसी तरह की इज्जत पामाल होगी? साहब आज तो किसी MPA को जो उधर वहां पे मौजूद थे वो एहतजाज कर सकते थे, अंदर जा सकते थे, लॉबी का दरवाजा बंद कर दिया गया, वो खुद वॉकआउट करके गए। नहीं, पहले देखिए वो मीडिया के सामने वो बयान करने गए थे कि हमारे बहुत सारे MPS को नहीं आने दिया जा रहा और बदतमीजी हो रही है और जिस तरह का स्पीकर का सलूक हो रहा है। अदरवाइज तो जैसे होता है ना कि आप जब इलेक्शन में आप जब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो आपने पहले तकरीर करनी होती है, लेकिन मसला ये ना कि इनको सुमन बुकमन पाकिस्तान चाहिए, इनको सुमन बुकमन लोग चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा है। इनके पास तो वोट नहीं है ना, जब इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो इनमें सुनने की सलाहियत ही नहीं है। ये सारे इल्जामात तो आपको अदालतों में साबित करना पड़ेंगे ना, इलेक्शन कमीशन में साबित करना पड़ेंगे कि ये जो आपके पास फॉर्म 45 है वो दुरुस्त है। तो मरियम बीबी ने तो अभी तो कौम तो ये देख रही है कि उन्होंने हलफ उठा लिया और वो वज़ीर आला बन गई हैं, तो ये कब तक आप लोग साबित कर सकेंगे उन फोरम? चलो ये तो मुल्क के साथ और अवाम के साथ और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ तो मजाक उन्होंने कर दिया है कि एक ऐसी खातून को उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना दिया है जो अवाम की ताकत से नहीं आई है। जहाँ तक फॉर्म 45 की बात है, देखिए फॉर्म 45 एक वाहिद पूरे इलेक्शन के अंदर एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर आरओ के अंगूठे के निशान लगे हुए होते हैं, आप उसकी थंब वेरिफिकेशन करवाते हैं, वो भी जिस मुश्किलों से रातों को 2-2 बजे या दूसरे दिन सुबह जाके मिला है वो हमारे ही उनको पता है, पोलिंग एजेंट्स को पता है, फिर जो आरओ के दफ्तर में हमारे साथ हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो जीते गए उनको फॉर्म 45 जब वो सामने लाके रखते हैं कि आप ये हमारे सामने ये फॉर्म 45 है, आप भी PMLN वाला हैं और अपने फॉर्म 45 रखें। पहले तो ये बताएं मरियम बीबी को फॉर्म 45 का पता भी है? उनको पता भी है कि इलेक्शन क्या होता है? उनको पता भी है वोट क्या होता है? जब आप कागजों के अंदर जबरदस्ती डील के जरिए बन जाते हैं तो उनका अवाम का नहीं पता। अच्छा देखिए, अवामी मैंडेट का एक तरह से सॉरी दूसरा जो तरह आपने कहा है कि ये आपको साबित करना पड़ेगा, बिल्कुल हम साबित करने को तैयार हैं। 2018 में हमारे पास पॉपुलैरिटी थी और हमारी सीटें जब जबरदस्ती कम की गई थी तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा पिटीशन PTI के लोगों की थी। अभी भी जब ट्राइब्यूनल बन गए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक तो PTI जीती है, तो हम ही ट्राइब्यूनल के अंदर
अंदर जाएंगे। हम तो हमेशा अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आपने जिक्र किया कि जमात से एक सिंबल भी ले लिया गया, आपने भी बड़े मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, बीच में आप कुछ अरसा रूपोश भी रही। अब अवामी मैंडेट को इज्जत तो दी जा रही है। देखें, आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं क्योंकि अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो अवाम के मैंडेट को तो तस्लीम किया जा रहा है। पर ये आपका ओवरऑल जो तजर्बा था इलेक्शन लड़ने का कि किसी एक जलसे में तो अकेली आप ही कुर्सी और मेज़ लगा के बैठी हुई थी, तो ये कैसा रहा ये तजर्बा, और उसके बाद फिर जीत भी जाना? मैं तो यहाँ पे मैदान में वोट के जरिए जो आई हूँ, मैं तो इलेक्शन तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो यहाँ पे जंग लड़के आई हुई हूँ। यानी हमें तो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा। ये मेरे तो आज बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं वापस इस्लामाबाद पाकिस्तान के अवाम के और डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के वोट के जरिए आई हूँ। जो आपके जरताज आपके जो गिले शिकवे हैं मुखालफिन के हवाले से, अब आप लोग भी हुकूमत में आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे हम ये होपफुली ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आप अपने मुखालफिन को टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें जिनके हवाले से आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, हमने तो 2018 में भी 2013 में भी जब भी हमारी हुकूमत बनी, KPK में बनी या सेंटर में बनी या प्रोविंसेस में बनी, मुझे कोई एक बता दे कि हमने कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो। मैं हमेशा चैलेंज करके अपने हल्के में कहती हूँ, मुझे बता दे, खोसे लगा रही, मुझे बता दे। एहतसाब के नाम पे जो कहते थे ना कि नैब ने इसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, एक टीवी चैनल के मालिक को भी पकड़ लिया, तो वो सब आपकी हुकूमत थी ना उस वक्त? नहीं, देखिए, अगर मैं नैब की तफसील में जाऊँ तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई। जब FATF के कवानीन के लिए जब पाकिस्तान को ज़बरदस्ती PMLN और पीपल्स पार्टी ब्लैक लिस्ट करवाना चाह रहे थे, उन्होंने तो तभी नैब के कवानीन के कोई 35-38 शिके साथ डाल दी ना कि टूथलेस कर दो, ख़त्म कर दो। फिर वही बात है ना, वहीं से इम्यूनिटी लेकर आपके वापस आ जाते हैं। चलो, वो तो एक लंबी डिबेट हो जाती है, लेकिन मैं अथर अपने एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकती हूँ। जिस मुश्किलात के ऊपर से मैं गुजरी हूँ, या बाकी ख़वातीन गुजरे हैं, या बाकी पॉलिटिकल लोग गुजरे हैं, जो PTI के वर्कर से लेकर लीडर तक हुआ है, कैंडिडेट तक होता है, ये दुश्मन मुल्क में भी कोई किसी के साथ नहीं करता। ये हमारे साथ हुआ है क्योंकि उन्होंने हमारी वो एक कहते ना कि जगह छीननी थी। इन्होंने डील करके आना था, छीन के आना था, इन्होंने आवाम के जरिए नहीं आना था। वरना अगर आप आवाम के जरिए आते ना तो आप डरते हैं आवाम से, आप एहतसाब से डरते हैं, उनके उससे डरते हैं कि ये मुझे कल को वोट नहीं देंगे। लेकिन जब आप नहीं डरते तो आप उनको ऊपर FIR करवाते हैं, क्योंकि आपने वोट तो लिया ही नहीं है ना, आप उनके घरों के ऊपर छापे डलवाते हैं। तो मेरा पर्सनल तो ये कि जो तकलीफ मैंने गुजारी है, मैं आपको पर्सनली कहती हूँ, ये मेरे दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी जो अना है वो बहुत छोटी है, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात किया। पाकिस्तान के लिए चीज़ों को आगे भी लेके चलना है। हमने देखा कि मौलाना साहब से भी आप लोगों ने राब्ते किए, आज अचक से ज़ई साहब से भी राब्ता हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप मुखालफिन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उनके साथ भी बैठ जाएं, उनके साथ भी चीज़ों को आगे लेके चलें। पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ बड़ी आसानी से बैठा जा सकता है ना। सबसे पहले तो मैं मान लें कि वो उन्होंने अवाम के सिर्फ हमारे मैंडेट के ऊपर तो नहीं ना, 12 करोड़ वोटर्स हैं, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। देखिए ना, सुबह से लेकर शाम तक जो खवातीन लाइन में लगी, जो बुजुर्ग लाइन में लगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो ट्रैवल करके हमें वोट देने के लिए आए, आपने पूरे रात पर उसके बाद जाके आप फॉर्म 47 के मुताबिक ज़बरदस्ती आप जीतना चाहते हैं ना। 8 फरवरी को तो वोट PTI को पड़ा है, इमरान खान को पड़ा, इनको तो नहीं पड़ा। पहले तो फॉर्म 45 के मुताबिक अवाम का मैंडेट वापस करें, असल नुमाइंदों को करें, ये फॉर्म 47 वालों को ना करें। दूसरा ये कि जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, स्पेशली खवातीन, कब इनके दिल की आग बुझेगी? ये जो अब तो मरियम बेबी खुद खातून है, वो आ गई हैं पंजाब में, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से तो बेहतरी होगी। मुश्किल है जो इंतकाम इतने मैंने देखा ना। अथर मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जब आप आवाम के वोट के जरिए आते ना तो फिर आप डरते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जब आप डील करके आए होते हैं ना, या फॉर्म 47 के जरिए आए होते हैं, फॉर्म 45 में आप जीते नहीं होते इलेक्शन में, तो फिर आप उसी अवाम की पामाली करते हैं, उनके हकूक की पामाली करते हैं। बाय द वे, इसी खातून के कहने पे जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, आलिया हमजा के साथ हो रहा है, सनम जावेद के साथ हो रहा है, तैयबा राजा के साथ हुआ है, आयशा भुट्टा के साथ हुआ है, मैं अगर नाम गिनवाने लगूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ ये आगे बढ़ सकते ना। सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या उनका कसूर है? कसूर सिर्फ उनका ये है कि वो वोट किसी को मतलब कि ये वो सारे मामलात हैं ना जो आज पंजाब असेंबली के फ्लोर पे भी आपके लोगों को उठाने चाहिए थे, और अब आप जब वफाक में जाएंगी तो आप भी उठाएंगी। लेकिन इसमें एक और चीज है, उठा देना, लेकिन अगर लॉबी के पीछे दरवाजे ना बंद कर दिए जाते ना, अगर हमारे सीएम के कैंडिडेट को उठाया ना जाता, उनको तो पता होगा ना कि अगर हम बाहर जाएंगे ये दरवाजे बंद। अच्छा, इसमें एक और जो चीज सामने आती है जरा, जिस तरह आप अपने हल्के से जीती हैं, वो एक दूर दराज का इलाका आप कह सकते हैं, आप जीती हैं, किसी ने फॉर्म 45 चेंज नहीं किया, फॉर्म 47
47 उधर भी चेंज कर देते। हाँ, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद में फॉर्म 47 चेंज हो गए, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर उन्होंने हराना होता तो आपको भी हरवा देते वो। अच्छा, एक तो अतर सबसे बड़ी दलील ही ये गलत है कि चूंकि पहले लोगों के साथ हुआ है या चूंकि पहले भी इतने लोग मारे गए हैं तो लिहाजा किसी और मरे हुए पे ना बोलो। तो चूंकि आप लोग जीत गए हैं तो जिनके साथ बेईमानी हुई उनके लिए कुछ ना बोला जाए। आई थिंक ये दलील ही गलत है। अगर मेरे आप असल सुनना शुरू करें ना, जो मेरे साथ इलेक्शन के में हुआ है, पोस्टल बैलेट किसको सारे डाले गए, सारे 15,000 वोट किसके रिजेक्ट हुए? जरताज गुल के रिजेक्ट हुए। आप 45 पे जीती हुई है ना, 47 पे तो मैं फॉर्म 45 पे भी जीती हूँ, 47 पे भी जीती हूँ, 49 पे भी जीती हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल है कि जब मैं 8 तारीख को जीती हूँ तो मुझे 11 तारीख को 18 तारीख को क्यों नोटिफिकेशन होते हैं? मेरी लीड तो बहुत ज्यादा थी, जो कम कर करके 65,000 की लीड है, लेकिन मेरी लीड ही इतनी ज्यादा थी, मेरी लीड ही इतनी ज्यादा थी कि मुझे अवाम ने इतना वोट दिया डेरा गाजी खान के गयूर अवाम को कि ये माइनस प्लस करते करते खुद माइनस हो गए। तो मेरी सीट को तो नहीं खा सके। दूसरा ये कि मैं तो वहां डटी रही हूँ, मैं बैठी रही हूँ, क्योंकि ये मेरा तीसरा इलेक्शन था। मैंने 2013 में भी लड़ा, मैं रनर थी, 2018 में भी डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के वोट से जीती, इमरान खान के नाम पे। इस दफा भी मैं दोबारा वहां से जीती। तो मैंने तो अपने वोट की, जैसे लोगों ने अपने वोट की हिफाजत की, आगे से मैंने नुमाइंदे ने वोट की हिफाजत की। लेकिन मैं सिर्फ ये करती हूँ कि अगर रिजल्ट देना था तो फिर सारे के सारे आरओ के दफ्तर को कॉर्डन ऑफ क्यों कर दिया गया? मुझे 7 घंटे लगे आरओ के दफ्तर में जाने में, पर मेरी लीड इतनी ज्यादा थी कि मेरी लीड को चेंज करते करते इनको बहुत देर हो गई। जरताज गुल वजीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अतर साहब। अच्छा सर, मरियम बीबी ने आज पंजाब के वज़ीर आला का हलफ भी ले लिया। अब वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे की गालिबन पहली खातून वज़ीर आला हैं। पंजाब की तो वो पहली खातून वज़ीर आला हैं ही। कितना आसान होगा उनके लिए पंजाब को मैनेज करना, चीज़ों को आगे लेके जाना, या बहुत बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अतर साहब उनके लिए बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज ये है कि जो प्रेसिडेंट सेट हुई है उससे पहले उनकी फैमिली में से, यानी मियां नवाज शरीफ 85 में जब वज़ीर आला बने तो उसके बाद उन्होंने पंजाब की सियासत को, सारी सियासत को अपने इर्द गिर्द ला के जो है वो मरकूज कर लिया। शहबाज शरीफ साहब को जब ये मौका मिला, दरमियान में गुलाम अहमद रवानी साहब भी थे, वो भी वज़ीर आला बने, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में आए तो एक डेवलपमेंट का एक लंबा सिलसिला उन्होंने शुरू किया, और उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो लाहौर या सेंट्रल पंजाब पे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोई उनसे इख्तलाफ करे, लेकिन उन्होंने एक मंसूबे जो मुकम्मल किए, तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का जो काम किया, वो बड़ा चैलेंज इस वक्त मरियम नवाज साहबा के सामने होगा, क्योंकि उन्हें ये साबित करना है कि वो मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से ज़्यादा काम कर सकती हैं। इसलिए कि उस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने नहीं था। पीपल्स पार्टी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो आस्ता आस्ता एलिमिनेट होता गया, और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला बने तो उस वक्त उनके सामने कोई बड़ा चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज नहीं था। आज मरियम नवाज साहबा के लिए पॉलिटिकल चैलेंज भी है, और वसाइल की जो कमी है उसका सामना भी है, और जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो भी एक दबाव जो है वो हुकूमतों के ऊपर रहेगा। तो मैं समझता हूँ इन हालात में उनको अपने वालिद और अपने चचा से कई गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो है अपनी जो उनकी वोट बैंक है उसको वापस लाने के लिए। अच्छा मलिक साहब, आप समझते हैं कि मरियम बीबी अपने फैसले खुद करेंगी, या फिर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा इसके अंदर जिसे कह सकते हैं ना इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस तो होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बनेंगे तब भी इन्फ्लुएंस जो है वो मियां नवाज शरीफ का होगा। लेकिन मैं मरियम नवाज साहब को थोड़ा सा एज ये देता हूं कि मरियम नवाज जो माजी में भी कुछ ऐसे फैसले या डिसीजंस मियां नवाज शरीफ साहब के पास लेकर गई, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस बात पर कायल किया। तो डिसीजन मेकिंग में मरियम नवाज जो है वो खासी जो है उन्हें ये एज हासिल है कि वो कुछ डिसीजंस खुद करेंगी। जैसे कि पंजाब की काबीना के हवाले से अगरचे मंजूरी मियां नवाज शरीफ ने देनी है, लेकिन मरियम नवाज साहबा का जो स्टांस है कि यंग लोग हों और जो एक्टिव लोग हों और जो पार्टी के लिए अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से वो वजीर बनकर आएंगे वहां वो काम को इतनी तेजी से करें कि PMLN जो है वो एक मजबूत सियासी जमात दोबारा से बन सके। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज के खुद के डिसीजन भी होंगे,
इनिशिएटिव भी लेंगी और जो एक यंगस्टर्स की जो टीम है उसको बस साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, काबीना का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पंजाब में भी वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर वो काबीना का हिस्सा बन जाते तो क्या वो मरियम बीबी के लिए चैलेंज होता या मरियम बीबी के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट होती? देखिए अतर साहब, जो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में या पंजाब में अगर काबीना का हिस्सा बनती है तो वो स्ट्रेंथ हो सकती है हुकूमत के लिए। क्योंकि ये जो क्या सराहियां की जाती हैं कि जी शायद पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है, पीपल्स पार्टी किसी मौके पे अलग हुई तो फिर हुकूमत चलाना मुश्किल होगा, इस किस्म का जो सियासी बहरान, सियासी क्या सराहियां खत्म हो जाती हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मजबूती का बायस बन सकती है और मरियम नवाज साहबा के लिए भी। अब ये पीपल्स पार्टी का डिसीजन है कि वो काबीना में आती है नहीं आती, लेकिन मुझे लगता ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जरूर चाहेगी कि वो इक़्तिदार के अंदर शरीक हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है पंजाब के अंदर। वो समझती है कि अगर पीटीआई का वोट बैंक जो है वो पीछे जाता है तो वो स्पेस पीपल्स पार्टी ले सकती है, इसलिए पीपल्स पार्टी की कोशिश जरूर होगी। अच्छा, आज हमने देखा कि पंजाब असेंबली में मरियम बीबी ने अपनी पॉलिसीज सामने रखी, एक बड़ी जामे उन्होंने तकरीर की, और एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो ये था कि पीटीआई वालों ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने कोई वहाँ पे ना एहतजाज किया ना शोर किया, वो बाहर चले गए। तो ये आप इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं या कोई पहली डील के तौर पर देख रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या हुआ? देखिए मुझे लगता यह है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से बहुत से लोग ये समझते हैं कि माजी की जो गलतियां थी उनकी वजह से हम इस बार इक़्तिदार से बाहर हुए हैं। अगर पंजाब हुकूमत ना तोड़ी जाती, अगर केपीके की हुकूमत ना तोड़ी जाती, अगर कौमी असम्बली से रिजाइन ना दिए जाते, तो बहुत से ऐसे फैसले थे जिसमें पीटीआई शरीक होती और जो पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ना करनी पड़ती। तो वो एक बड़ा ग्रुप है, मेरे ख्याल में वो डोमिनेटिंग ग्रुप है। अगरचे इमरान खान साहब की हदायत के खिलाफ जाना इस वक्त पार्टी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन वो ग्रुप अब इस बात की तरफ कायल होता हुआ नजर आ रहा है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना है, तनकीद भी करनी है, एहतजाज भी करना है, लेकिन सिस्टम के अंदर रहते हुए। क्योंकि अगर सिस्टम से बाहर पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं वो अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें आगे बंद गली है, बंद गली की तरफ सियासतदान जो इलेक्ट होकर आ चुके हैं वो नहीं जाना चाहते। ठीक। अच्छा, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खबरें आती रहीं, कुछ क़यादत कहती है जनाब कोई राब्ता हुआ, कुछ कहते हैं राब्ता नहीं हुआ। आपको लगता है कि अब ये चीज़ एक खत्मी हो गई है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मिल के हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा कोई इत्तेहाद बनता हुआ नजर आता है? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से कोई ऐसा इत्तेहाद का इम्कान नहीं था। एक प्रेशर टैक्टिक्स थे जो पीटीआई ने भी इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं, ताकि एक दबाव पीएमएल-एन के ऊपर भी बढ़ाया जा सके, एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई ये मैसेज जाए कि शायद हम दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पीटीआई के जो लोग हैं वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये प्रेशर टैक्टिक्स के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब या उनके जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बात पर यकसू है कि अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ मौजूदा हुकूमत साजी में चले जाते हैं तो फिर उनका वोट बैंक बुरे तरीके से मुतासर होगा, उनके कारकुन खुद पीटीआई के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। अच्छा, नून लीग के अंदर से भी इंतखाबात के हवाले से कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं जिनसे लगता है कि वो गालिबन उनको कोई गिला शिकवा है। जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ फरमाया कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई 8 फरवरी वाला है, कोई 9 फरवरी वाला है, मनपसंद लोगों को सामने लाया गया। तो क्या ये तासुर है कि नून लीग के अंदर से भी कुछ लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश की गई? मेरे ख्याल में कुछ लोग ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को पीछे करने के लिए इस किस्म के जो है कुछ फैसले हुए हैं, और उनकी राय ये है कि अगर अक्सरियती जमात बनकर पीएमएल-एन आती तो मियां नवाज शरीफ जो है वो स्टीयरिंग उनके पास होता। लेकिन मुझे ये लगता ये है कि ये इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, पीएमएल-एन के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, ये नहीं कि इख्तलाफात मौजूद नहीं हैं, लेकिन शरीफ फैमिली को ये बहरहाल क्रेडिट जाता है कि अपने इख्तलाफात के बावजूद जो फैसले हैं वो मियां नवाज शरीफ के माने जाते हैं और मियां नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड करते हैं। इसलिए ये राय तो एक जगह पे मौजूद है, पार्टी के अंदर बहुत सी जगहों पे ये बहस होती है कि आखिर मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के हवाले से हामी क्यों नहीं भरी, मियां नवाज शरीफ जो अक्सरियत की बात कर रहे थे वो अक्सरियत ना मिलने की वजह से वो पीछे हुए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को आगे लाना पड़ा। इस किस्म की आवाजें तो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको हराया गया, और उनकी सोच ये है कि शायद
उनको जानबूझ कर हराया गया कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानी को लेकर आगे चल रहे थे। ये शिकायत अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पार्टी के ऊपर जो गिरफ्त है वो मियां नवाज शरीफ की है। अच्छा सर, वफाक में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास ना बुलाना, अब इन खबरों का कि खुद ही इजलास बुला लिया जाएगा, स्पीकर साहब बुला लेंगे, वहाँ पे जो कानूनी अमला है वो इजलास को बुला लेगा, तो आपको लगता है कि जिस तरह स्मूथली चीज़ें हुई सूबों के अंदर, वफाक में उस तरह नहीं होंगी? मेरे ख्याल में वहां प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक मसला है कि वो ये समझते हैं कि अगर इस मौके पे वो इजलास बुलाते हैं तो जो पीटीआई की तरफ से उन्हें तनकीद का सामना है वो मजीद बढ़ जाएगी, और वो इस कोशिश में है कि वो इजलास ना भी बुलाएं, इजलास तो हो जाना है, और अगर इजलास हो जाता है तो कम से कम वो पार्टी के पास वापस जाकर सियासी मैदान के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। आरिफ अलवी साहब पार्टी को मुतमिन करना चाहते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होगी जिससे कोई बड़ा क्लैश भी नहीं हो सकता। अगर वो इजलास ना भी बुलाए, तनकीद होगी, उनके हवाले से एक नेगेटिविटी पैदा होगी, लेकिन अल्टीमेटली इजलास तो बुलाया जाएगा। इजलास जब बुला लिया जाएगा तो आरिफ अलवी साहब ये कह देंगे कि मैंने जो अपने तौर पे मौजूदा जो इलेक्टेड लोग थे उनकी जो है इलेक्शन को जो है वो दुरुस्त नहीं समझा, इसलिए मैंने इजलास नहीं बुलाया। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो है स्कोरिंग होगी, नंबर स्कोरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि वफाक के अंदर जो अपोजिशन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी? इसलिए कि पंजाब में हमने देखा कि मरियम बीबी ने 200 से ज्यादा वोट लिए, तकरीबन 220 के करीब, लेकिन पंजाब के अंदर जितनी लीड है वफाक में हुकूमत के पास उतनी लीड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि वफाक में ज्यादा मुतहरिक अपोजिशन होगी? मुझे पता नहीं क्यों लगता है अतर साहब के वफाक की जो पोजीशन है वो भी इतनी जारहाना नहीं होगी जितनी समझी जा रही है। उसकी वजह यही है कि पीटीआई के जो इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होंगे, उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो पीटीआई के डाई हार्ड किस्म के कारकुन हैं, जो बहरहाल किसी की बात की परवाह करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें जारहाना मूड की तरफ जाना पड़े तो वो जाने को तैयार हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद वहां पे वो है कि जिनको स्पेस मिली है, जिनको पार्लियामेंटेरियन बनने की स्पेस मिली है, जिनके हवाले से एक राय पाई जाती है कि शायद वो कोई हार्ड लाइन नहीं लेना चाहते। तो इसलिए लग ये रहा है कि कोई कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज या तनकीद तो होती रहेगी, लेकिन कोई ऐसी कैफियत नहीं आएगी। बैरिस्टर गौर भी कह चुके हैं, असद कैसर साहब कह चुके हैं, हम ना इस्तीफे देंगे, ना पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे, ना सड़कों पर एहतजाज करेंगे। गोया पीटीआई जो है इस बात को अब उसको इदराक हो चला है कि मुल्की सियासत के अंदर, मुल्की निजाम के अंदर अगर रहना है तो आपको इदारों में बैठ के अपना किरदार अदा करना है, इदारों से बाहर निकल के फिर शायद आप सियासी तौर पे नुकसान उठा लेते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सियासत बड़ी तेजी से आगे जा रही है, हुकूमत साजी का अमल भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ आईनी और कानूनी मामलात हैं जो वजाहत तलब हैं। सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने से इनकार किया हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जब तक सामने ना आ जाएं तब तक पार्लियामेंट के अंदर किसी को मुंतखब नहीं किया जा सकता। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कंवर साहब, सदर मुमलिकत साहब ने इजलास नहीं बुलाया कौमी असम्बली का, अब ये खबरें आ रही हैं कि आइन का जो आर्टिकल 91 है उसकी शिक नंबर 2 के तहत स्पीकर साहब ही इजलास बुला लेंगे। तो क्या ऐसे हो सकता है सदर मुमलिकत की मर्जी के बगैर भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है? ये हमारे एक इंतखाबी तारीख में भी बड़े नए से नए अनोखे तजर्बे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली अहम बात यह है कि जो आइन का आर्टिकल 91(2) में स्पीकर का कहा जिक्र किया हुआ है वो तो सदर मुमलिकत का जिक्र है। और दूसरी बात यह कि जो मौजूदा जो स्पीकर साहब जो हैं वो तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता उस वक्त स्टाफ के अरेंजमेंट के लिए एक आईनी तौर पर उस ओहदे को बरकरार रखा गया है। जब कौमी असम्बली तहलील हो जाती है तो कौमी तो स्पीकर जो हैं वो अपनी सीट उस वक्त तक बराजमान रहते हैं जब तक नया स्पीकर जो है हल्फ नहीं उठा लेता। इन हालात को देखते हुए बड़ा बहुत आईनी और कानूनी बुरहान पैदा हो रहा है। सदर मुमलिकत ने समरी वापस भेज दी है, तो वो भी बिला वजह ही भेजी है मेरे नुक्ता नजर से कि जब वो चारों सूबों में असम्बलियों का इजलास हो रहे हैं, पंजाब और सिंध में तो वज़रा आला का इंतखाब भी हो गया है, तो वहाँ ज़ाहिर है कि जो रिजर्व सीटें जो हैं अभी उसका फैसला नहीं हुआ, जो बड़ी महदूद तादाद में रिजर्व रखी है, पेंडिंग रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो चंद सीट की खातिर तो आप असम्बली का इजलास तलब ना करना ये बड़ा मैंने खेज बात है। सदर मुमलिकत को जहन में जो बात आई हम तो तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन स्पीकर को भी असम्बली जो है वो इजलास बुलाने का मेरे नुक्ता नजर से
मिजाज नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि सदर ममलिकत सब तैयार नहीं है इजलास बुलाने के लिए, पर इजलास तो होना है, लोग मुंतखब होके आए हैं, तो अब 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली इजलास हो जाएगा या फिर इसका क्या तरीकाकार फिर हो सकता है? अब किसी वजह से आईनी बुरहान पैदा हो रहा है, पहली तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, हमेशा हमने उनको डिफेंड किया है, आपको मालूम ही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक रिजर्व सीट के बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला क्यों नहीं किया। आज 4 दिन गुजर गए, आज बड़ी उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फैसला करना चाहे उनको फौरन कर देना चाहिए था, ताकि उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ बुरहान पैदा हो गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसला ना करने पर, तो वो कोई बात क्या पैदा हो गई है ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मेंबरान को पता होगा। लेकिन अभी तक पहली बात यह है कि इलेक्शन, ये ठीक है कि किस दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी जिम्मेदारी है, आइन में पाबंद करता है सबको, लेकिन अभी तो 29 फरवरी में बहुत देर है। अभी तो 3-4 दिन अभी इंतजार करें, कल तक देखें, मुमकिन है इलेक्शन पाकिस्तान फैसला आने पर सदर मुमलिकत जो है दस्तखत कर दें। सदर मुमलिकत ने बाकी सूबे में तो हो रहा है, सिर्फ कौमी असम्बली में बुरहान पैदा हो रहा है, बाकी। अच्छा सर, आपने जो मखसूस नशिस्तों का जिक्र किया, क्या इलेक्शन कमीशन को किसी मखसूस टाइम पीरियड के अंदर उनका ऐलान करना होता है या फिर उसमें वो टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जब देखा जा रहा था इसमें तो कोई ज्यादा फैसला ही करना है ना आईनी और कानूनी नजर में कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस स्टेज पर दरखास्त दी है, उसकी दरखास्त जो है वो कानून के दायरे कार में आती है कि नहीं आती, तो ये तो इलेक्शन के पाकिस्तान को पहले दिन ही फैसला कर देना चाहिए था जी, कानून के दायरे में नहीं आ रही, हम मुस्तरद करते वो हाई कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन चूंकि अब माजी में मसाले मौजूद हैं कि जब बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दी गई हैं 2019 में, तो ये भी एक मिसाल सब सामने रखी गई है। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसी तरह के नवीयत के आते हैं कि जब कोई ऐसा कोई मसला पैदा हो जाए तो इलेक्शन पाकिस्तान अपनी आज खुद भी नोटिस ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बहरहाल अब अच्छा, आप सर आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि जो इसमें डिले किया जा रहा है उसकी वजह से एक आईनी बुरहान जो है वो जन्म ले रहा है, बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो गया ना। देखो सूबा में तो कोई आईनी बुरहान पैदा नहीं हुआ, सूबाई गवर्नर्स ने और स्पीकर हजरात ने बड़े खुश असलूबी से अपने सारे फराइज अदा कर दिए आईन और कानून के दायरे में रहकर। ठीक है, लेकिन असम्बली का जो इजलास होने में सदर मुमलिकत को रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। वो चंद 15 या 20 सीटें हैं जो अभी फिलहाल रखी गई, बाकी तकसीम हो गई है। ठीक है, तकरीबन 34 सीटें ऐसी है जिस पर अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है बाद में, और 34 सीटों खातिर तो आप आईनी बुरहान नहीं पैदा कर सकते। हाउस तो फुल है, ठीक है, हाउस तो मुकम्मल, हाउस तो नामुकम्मल कहने वाली बात नहीं बनती। लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत को चाहिए था कि इतना आईनी बुरहान ना पैदा करें। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, पर दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है आपने उसके ऊपर भी तनकीद की कि वहां से एक डिले हो रहा है, मखसूस नशिस्तों का ऐलान नहीं किया जा रहा। अब जो इसमें सूबाई असम्बली के अंदर जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिस तरह आज मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, वहां पर भी नशिस्तें पूरी नहीं है, मखसूस नशिस्तें अभी तक सामने नहीं आई, तो क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा इस चीज पर? जल्दी आना चाहिए, इसमें तो इतने 4-5 दिन लगा दिए। इसके बाद दरमियान में सैटरडे संडे को भी इजलास नहीं किए, मंडे को इजलास करना था। तो ये मंडे को, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इस पे गौर खोज कर रहा है, या उनकी जो 5-4 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन के चेयरमैन हैं, तो किस नतीजे में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, आप कहें कि वैसे सर आपकी नजर में, आप खुद इन सारे मामलात को समझते हैं, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें, रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं? नहीं, अगर माजी की जो हमारे 2019 का एक मिसाल रखें जिसमें 3 सीटें दी गई बलोचिस्तान अवामी पार्टी को, उसके मुताबिक तो फिर इलेक्शन के मुताबिक को फैसला करना चाहिए। जब 2019 में 3 सीटें बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी, तो उसी को मिसाल बनाकर इलेक्शन पाकिस्तान फैसला कर सकता है। तो इसके मामले में तो कोई इतनी नई पार्टी में दाखिल हो गए हैं, तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी आ गई है, तो लिहाजा इलेक्शन पाकिस्तान को अपने रूल रेगुलेशन को देखते हुए उसको फैसला कर देना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव।
इसका बाद में फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ठीक है। अच्छा सर, अब तहरीक इंसाफ का अपना इंट्रा पार्टी वाला भी मामला है। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल दे देता है, तो वो एज ए जमात दोबारा कोई पार्लिमानी पार्टी अपनी बना सकते हैं, या फिर उनको 5 साल अब वेट करना पड़ेगा? 5 साल के बाद जब दोबारा मुंतखब होकर आएंगे तो फिर वो तहरीक इंसाफ के नाम से आएंगे? नहीं, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं, तो अब वो तहरीक इंसाफ पार्टी जो है पार्लियामेंट पार्टी का हिस्सा बनती है, तो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद वो अपने चंद 5 सीटें ले सके बाई इलेक्शन में, तो वो तहरीक इंसाफ के नाम से इलेक्शन में लड़ सके। वाला यकीन है वो तहरीक इंसाफ में जाने का आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जो निगरान काबीना में लोग शामिल हैं, क्या वो आने वाले सेटअप के अंदर शामिल हो सकते हैं? इसमें कोई आईनी कदगन है? कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई निगरान वजीर खजाना है, क्या वो मुस्तकबिल में भी कैरी ऑन कर सकती हैं? इसमें कोई आईनी कदगन तो नहीं है? नहीं, इसमें आईनी कदगन इसलिए नहीं है कि जनाब जब 2013 के इलेक्शन में जो डॉक्टर मुसद्दक साहब जो थे वो बाकायदा मिनिस्टर ऑफ तवानाई थे, एनर्जी के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो बाद में नवाज शरीफ साहब ने उनको अपना एडवाइजर बना लिया और बाद में सेनेटर बना दिया, तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश, ऐसी कोई कदर नहीं है। ठीक है। कमर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमर दिलशाद को आपने सुनी कि इस वक्त ऑब्वियसली एक बुरानी कैफियत तो है, उसमें मुख्तलिफ किरदार सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का नाम भी सामने आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्यों नहीं फैसला किया जा रहा, वो फैसला भी आना चाहिए। पर देखते हैं आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।